हाय एवरीवन, दिस साइड खुशी मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का रिवीजन। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स जो भी बच्चों को चैप्टर है, ऑब्वियसली सभी बच्चों को ये चैप्टर होगा ही हमारे एग्जाम्स में। तो जो भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यही सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा रिवीजन करने वाले हैं एक ही सेशन में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाना, बिकॉज सारी चीजें हम लोग इसी एक सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू लेट यू ऑल नो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एक्टिव है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो हम लोग के तत्व बुक्स लाइव हो चुके हैं एंड पीपल आर लविंग इट, राइट। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप तत्व प्रो, इसकी भी लिंक्स आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बीच में ये सोल्ड आउट हो चुका था, पर अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि सोल्ड आउट है कि नहीं है। उस हिसाब से यू कैन परचेज योर रेफरेंस बुक्स। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? कमेंट सेक्शन में फटाफट से फायर इमोजीज लगा दीजिए, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। लाइक्स किसने कर दिए हैं? यस, एक बार थम्स अप दिखा दीजिए चैट बॉक्स में। तो सारे बच्चों को लाइक्स करना है। ओके, आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हाय, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। यस, तो फायर आ चुके हैं, थम्स अप आ चुके हैं। तो चलिए, वेट किस बात का, हम शुरू करेंगे सेक्शन ए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेक्शंस से ये पर्टिकुलर सेशन बनाया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट दैट फील। मुझे वो फील आपको देना है कि अगर आप पेपर सॉल्व करने बैठे हो, देखो हम लोगों के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, राइट। सारे चैप्टर्स सब कुछ हो चुका है, तो अभी बचा क्या है? हम लोग का प्रैक्टिस भी हो गया है। तो अभी क्या करना है? हमें अभी पेपर सॉल्विंग करना है। तो पेपर सॉल्विंग बहुत सारे नहीं किए हैं हम लोगों ने, राइट। पेपर सॉल्विंग आप लोगों को प्राइवेटली भी करना चाहिए, पर बहुत सारे बच्चे लेजीनेस के वजह से नहीं करते पेपर सॉल्विंग, राइट। तो मैं अब से, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। बेसिकली फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको पेपर सॉल्विंग के पैटर्न में वो पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, सारे क्वेश्चंस करते थे चैप्टर वाइज। पर ये चैप्टर वाइज है, इसमें अलग क्या है कि हम लोग आपको पेपर जैसा फील देंगे। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी आएगा, फिर सेक्शन सी आएगा। तो जैसे पेपर रहता है उसी का रहेगा, पर उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आई? ऑल्सो टाइम टेबल बता देती हूँ। तो आपको मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे आ जाना है 4 बजे। ये हम लोग का फिक्स टाइमिंग रहेगा। ठीक है, कृषि मैम के सेशन होंगे मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। तो उसमें मैं हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन पेपर्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। एंड जैसे ये खत्म हो जाता है, फिर मैं पूरा जो भी हम लोगों ने चैप्टर्स किए हैं वो पूरा मिक्सअप होकर एक पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? जिससे आपका प्रेपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एंड इसी वीक एक मैंने वीक क्विज भी प्लान किया है, बिकॉज पिछले टाइम में मैंने आपको वादा किया था ना कि वो तभी एकदम वो हो गया था, हम लोग का पोपट हो गया था कि अलग मैंने वीक क्विज दिया था और अलग ही कुछ आ गया था। तो इसलिए टू कॉम्पेंसेट दैट, इन दिस वीक वी आर प्लानिंग अ वीक क्विज, तो जिसमें हम लोग बढ़िया तरीके से गेम खेलेंगे। हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग गेम खेलेंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स में एकदम बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ गया है, थम्स अप दिख रहे हैं, ओके मैम भी दिख रहा है। सो नाउ आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन सब कुछ मैंने डाला है, एवरीथिंग। एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं। सो हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे। ठीक है, कोई भी लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस इज नोन एज एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाउ कैन अ गैस बी लिक्विफाइड? तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस या कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों? वी नो फॉर श्योर कि जो लिक्विड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है, राइट। पर जैसे ही वो गैस बन जाते हैं तो उसमें
वो जो स्पेस था वो भी ज्यादा हो गया। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीजेस इन केस ऑफ गैस एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स, राइट। तो अगर आपको लिक्विड से गैस बनाना है, व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, यस, या कंप्रेशन करना है, गैस टू लिक्विड बनाना है, तो आप क्या करोगे, ये सारे गैस पार्टिकल्स को एक साथ लेकर आओगे, राइट। सो बेसिकली यू आर डूइंग लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें आप गैस को लिक्विड बना रहे हो। सो लिक्विड अगर आपको बनाना है, सो ये सारे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू डू कंप्रेशन, राइट, एक साथ लाना पड़ेगा। सो क्या करोगे आप, प्रेशर और टेम्परेचर से ये सब कर सकते हो। एंड टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में गिवन है, एक लाइन गिवन है कि आप कैसे लिक्विफैक्शन कर सकते हो। क्या कोई बता सकता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जुगलबंदी चल रही है, मुझे एक आंसर दीजिए, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी। हाउ विल यू कन्वर्ट, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए बोल रहे हो। तो प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करने से आपका हो जाएगा लिक्विफैक्शन। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, इसमें प्रेशर इंक्रीज है, पर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद में टेम्परेचर का भी तो करना पड़ता है, तो टेम्परेचर में क्या करोगे, यस बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी और सी में क्यों कंफ्यूजन दिख रहा है। अब यहां पर देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फोर सॉलिड्स ए बी सी एंड डी आर 380, 54, 290 एंड 1600. The forces of attraction are in the order of dash. अब forces of attraction किसका ज्यादा है ये पूछा है बच्चों, जिसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन केस ऑफ सॉलिड्स के गैसेस, मुझे सिर्फ इतना बताओ, सॉलिड्स के गैसेस, सॉलिड्स में, राइट। क्यों हम लोग सॉलिड्स में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लेता हो। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यस और नो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हुआ। आप समझो ना, अगर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मेल्ट कब को, कोई भी चीज मेल्ट कब होगी, मेल्ट मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड जाना। तो सॉलिड टू लिक्विड करने के लिए मुझे उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे ना, तो अगर उसके बॉन्ड्स एकदम ज्यादा हाई है तब जाके मुझे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लेना चाहिए। एंड जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ही यही है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकर बैठा है, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे 1600 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा डी के है, एंड डी सबसे ज्यादा इसमें, इसमें और इसमें है, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसका है ज्यादा, नेक्स्ट है 380, राइट। तो नेक्स्ट है 380, 380 मतलब ए, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सभी को ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है सभी को, बहुत ही बढ़िया बच्चों,
everyone are saying option C. That's correct. सभी ने लाइक कर दिया सेशन को यार, इतने कम लाइक्स में तो मुझे पढ़ाने का भी मन नहीं करता. चलो फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू फेनोमेना ऑफ डैश. समर सीजन में ना पानी जब आप अर्दन पॉट में डालते हो तो वो ठंडा हो जाता है. क्यों ठंडा हो जाता है वो? मटके में पानी डालते हैं तो एकदम मस्त ठंडा ठंडा कूल कूल मिलता है हमें पानी. बिकॉज बिकॉज बोलो. हाँ, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. कूलिंग इफेक्ट कब मिलता है? कूलिंग इफेक्ट कौन देता है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. दैट्स करेक्ट. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा. ठंडापन कब आएगा? जब इवेपोरेशन होता है. तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. और ये कूलिंग इफेक्ट वाला ना क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. ये इजी लग रहा होगा पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है एग्जाम में. The correct statement out of the following is. ओके, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं बी. चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग बोला है. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स बोला है. सॉलिड इनटू वेपर्स होता है क्या? इसमें गलत क्या है? सभी के गलत मुझे बताइए कि इसमें गलत क्या लग रहा है आपको कि सॉलिड इनटू वेपर्स लिखा है, इसको वेपराइजेशन कहते हैं. इसमें गलत क्या है? क्या आना चाहिए बच्चों? आपका आंसर ऑप्शन बी है, वो एकदम सही है. ठीक है, उसमें एकदम सही आप लोगों ने बोला. पर ये भी बताओ कि क्या रॉन्ग क्या है. इसमें सॉलिड इनटू वेपर्स बोला है, सॉलिड इनटू वेपर्स नहीं आएगा. क्या आना चाहिए? लिक्विड इनटू वेपर्स आना चाहिए. ठीक है, लिक्विड इनटू वेपर्स आना चाहिए तो वेपराइजेशन होगा. फिर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ये एकदम सही है. सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब डायरेक्टली कोई भी सॉलिड इनटू गैस में कन्वर्ट हो जाए. एंड इसमें मुझे 3 एग्जांपल्स चाहिए जो सब्लिमेशन दिखाता है. 3 एग्जांपल्स जो सब्लिमेशन दिखाता है. एवरीबॉडी, 3 एग्जांपल्स जो सब्लिमेशन दिखाते हैं. कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स एंड, हाँ एकदम सही, अमोनियम क्लोराइड, फिर आयोडीन, ये सब लिख सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, यहाँ पे क्या बोला है? कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग नहीं बोलते इसको. क्या बोलते? जब वेपर्स इनटू सॉलिड, मतलब सब्लिमेशन का उल्टा जब हो रहा होता है, वेपर्स जो है वो सॉलिड बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ रहा है, प्लीज मार्क इट इन योर नोटबुक या टेक्स्ट बुक कि इसे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन, जब सब्लिमेशन का उल्टा होता है. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. नहीं, सब्लिमेशन नहीं बोलते उसको. क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है, सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है. क्या होगा? सॉलिड है वो लिक्विड बन गया.
हाँ, फ्यूजन बोलेंगे या तो मेल्टिंग बोलेंगे, दोनों वर्ड सही है इसमें। अब जैसे बटर है, बटर फ्रिज में था तभी एकदम ही सॉलिड था, बाहर रखा तो वो लिक्विड बन गया, तो दैट इज मेल्टिंग या तो फ्यूजन, दोनों वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे, फ्यूजन या तो मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर बच्चों 2 मार्क का सवाल आता है, प्लीज इसके जो 4 पॉइंट्स है वो याद रखना, कौन कौन से फैक्टर्स है। पहले इसका आंसर दे दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू राइट ऑल द फैक्टर्स। इसका आंसर क्या रहेगा? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपको बोला है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, एकदम सही है ये। डिक्रीज इन द विंड स्पीड नहीं, सरफेस एरिया डिक्रीज करोगे तो नहीं, ये भी नहीं। आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन ए। सभी को ऑप्शन ए मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मुझे बताइए कौन कौन से 4 फैक्टर्स है जिससे हम लोग इवेपोरेशन का रेट ये करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन gets affected by dash। रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे नंबर 1 फीचर कौन सा है? इट इज टेम्परेचर। वेरी गुड। टेम्परेचर अगर बढ़ा, मुझे ये भी बताना है आपको, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या होगा? इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। फिर विंड स्पीड, अगर आप लोगों ने फैन का स्पीड एकदम हाई रखा तो कपड़े फटाफट से सूखेंगे, यस और नो? नहीं तो फिर नहीं सूखेंगे, तो विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया, अगर जितना आप उसको फैला के कपड़ा सुखाओगे तो वो फटाफट से सूखता है, तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। एंड लास्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। सो दीज ऑल यू शुड नो कि कौन कभी क्या बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल इंक्रीज, ये तो हो गया। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ डैश। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दो तरीके के लेटेंट हीट है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। सो मेल्टिंग में हम क्या करते हैं? मेल्टिंग में लिक्विड टू गैस होता है कि लिक्विड टू सॉलिड होता है कि सॉलिड टू लिक्विड होता है, कैसे होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या? यस, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एक ही टेम्परेचर में जब चेंजेस हो रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट। दैट इज करेक्ट। लेटेंट हीट मतलब क्या? सॉलिड टू लिक्विड, ये भी एकदम सही है। एंड इसका सही आंसर क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इसमें देखो सॉलिड टू लिक्विड बोला है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान में रखना है, कंप्लीटली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में तो आंसर नहीं रहता है, राइट, इसका मेल्टिंग पॉइंट में ही रहेगा। रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम नहीं, इसमें फिर से 1 kg, ये भी नहीं। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है? जब लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, ठीक है, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जब लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जस्ट अ मिनट। हम्म, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई बता सकता है? एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में तो हम लोग मेल्टिंग करते हैं, राइट,
मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड होता है, और दूसरा होता है वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसमें क्या होता है, डैश टू डैश? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस, liquid to gas. Next question. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called as dash. Temperature जहां पर vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर की सब्लिमेशन? बी रहेगा, राइट? बॉइलिंग पॉइंट बी रहेगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। आज एक्चुअली मेरा हेल्थ अच्छा नहीं, आज मेरा लेक्चर कैंसिल होने वाला था, तो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। सो बस यही चल रहा है आज मेरा एक्चुअली, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं बहुत मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत थकान फील हो रहा है। The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called as, yes, it is boiling point. इसका आंसर रहेगा boiling point. Which of the following is not correct about evaporation? Not correct. जो सही नहीं है about evaporation. कल पूरा दिन का मैराथन था 10th में। वो तो था, बट अदर देन दैट ऑल्सो देर आर अदर चैनल्स ऑल्सो। लाइक आप लोग जितना देखते हो वो उतना नहीं है, लाइक हम लोग और 3-4 चैनल्स में होते हैं जो आप लोग को पता भी नहीं होता। Which of the following not correct about evaporation? It is surface phenomena. Evaporation क्या होता है? Surface phenomena है, yes yes, surface phenomena है। It takes place at all temperature, नहीं। It causes cooling, yes। Its rate decreases with the decrease in humidity. It takes place at all temperature और its rate decreases with the decrease in humidity, नहीं। Increase in humidity, मतलब इसका ऑप्शन तो डी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम ही गलत है ना? ये तो एकदम ही गलत है कि ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑप्शन डी। हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करने वाले हैं, ठीक है, बाय द वे। तो हम लोगों के अभी लास्ट सिर्फ असर्शन रीजन बचे हैं। तो हम लोग जैसे अभी पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग के थोड़े से एमसीक्यूज रहते हैं और फिर असर्शन रीजन चालू होता है। तो अभी असर्शन रीजन चालू हो चुका है। इन प्रेशर कुकर टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर, अभी प्रेशर कुकर में आप कोई भी चीज करो, फॉर एग्जाम्पल राइस आपने बनाया, तो प्रेशर कुकर में ना इट विल टेक वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू अगर आपने ओपन में राइस चढ़ाया तो। बिकॉज प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है एंड फटाफट से चीजें बनने लगती है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन द लिक्विड। क्या रहेगा इसका आंसर? यस, ए रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा।
बिकॉज इसमें क्या लिखा है, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। अगर आप ऐसे खुले में उसको पानी गर्म करने रखे तो, पर अगर आप प्रेशर कुकर में रखोगे तो फिर उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एंड इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या रहेगा सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फील मोर कोल्ड आफ्टर टेकिंग बाथ विथ हॉट वाटर। अब आप लोगों ने अगर ठंडे पानी से नहाया है और फिर आप एसी से निकलो, मतलब एसी में जाओ, आप मतलब ऐसे शिवर करने लग जाओगे। पर अगर आप लोगों ने कोल्ड वाटर से ही नहाया है और फिर आप एसी में जा रहे हो तो आपको इतना ठंडी नहीं लगेगा। तो हॉट वाटर से नहाने के बाद में और ठंडी क्यों लगती है? इवेपोरेशन ऑफ हॉट वाटर टेक्स प्लेस फास्टर विच कॉजेस कूलिंग, राइट। इवेपोरेशन और फास्ट होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना इवेपोरेशन ज्यादा, एंड अगर इवेपोरेशन ज्यादा तो उतना ही कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा। अगर आप फ्रीजर में ना एक ग्लास में गर्म पानी रखो और एक ग्लास में ठंडा पानी रखो और दोनों को फ्रीजर में रखो, जो गर्म पानी रहेगा ना वो और फटाफट से उसका बर्फ बनने का प्रोसेस शुरू होगा एज कम्पेयर टू द ठंडा पानी। तो ये भी इसका यही रीजन है कि जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है तो उसका इवेपोरेशन फटाफट से होता है, एंड इवेपोरेशन फटाफट होगा तो उसका कूलिंग इफेक्ट भी फटाफट होगा। तो इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट सही है एंड दोनों स्टेटमेंट के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहे हैं। अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन बी, ठीक है, ऑफ द पेपर। सेक्शन बी में आ चुके हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अ लिक्विड जनरली फ्लोज इजीली। गुड इवनिंग, सभी को आंसर देना है चैट बॉक्स में। A liquid generally flows easily. A liquid generally flows easily. अब flowing वाला नेचर लिक्विड एंड गैस के पास ही रहता है, सॉलिड्स के पास तो नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड्स के सारे मॉलिक्यूल्स एकदम ही जुड़े हुए हैं, राइट। बट इस इफ वी कंपेयर विथ लिक्विड्स तो लिक्विड्स में तो भी थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, एंड इसलिए वो फ्लो ज्यादा करता है। टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी ये सीरीज में इंक्लूडेड है, तो हर एक चैप्टर का हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक है राइट आपके पास? राजवीर, ब्लॉक होना है आपको, बहुत मस्ती सूझ रही आई गेस।
चलो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आ जाओ। सबसे पहले मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग दैट वी परसीव इज कॉल्ड एज मैटर। तो पहले तो इसको आप लोग मार्क कर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी हम लोग मार्क करते जाएंगे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज मैटर। तो मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास इज कॉल्ड एज मैटर। फिर किस किसने ये सब मैटर का संशोधन किया, वो हम लोगों को अभी तो नहीं करना है। फिर अगर आपको पूछे एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, तो यू विल राइट इट एज किलोग्राम। एसआई यूनिट देखो, इसको मार्क कर लो, एसआई यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड एज किलोग्राम, मतलब केजी में हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, जो हर एक फॉलो करेगा, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। फिर ये तो एक्टिविटी है, इसमें कुछ नहीं है। पार्टिकल्स, हाँ, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी इसमें देखिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच में बात हो रही है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से सॉलिड के पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए ये, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, that is solid, liquid and gas. Three states of matter, solid, liquid and gas. and ये सब matter के ही types है। solid, liquid and gas के बारे में अभी start कर रहे हैं। तो चलिए solid वाले पैराग्राफ में आ जाइए सारे बच्चे। solid वाले पैराग्राफ को एकदम डिटेल में हमें पढ़ना है। These have definite shape, these have definite shape, एक प्रॉपर शेप रहता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, कोई भी आप सॉलिड को देखो तो उसके बाउंड्रीज जरूर से रहेंगे, राइट। एंड इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। ये फ्लो नहीं करते हैं even if you apply force। for example कोई solid है, ये solid है, उसको मैं कितना भी प्रेशर अप्लाई करूं उसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। and difficult to change their shape because they are rigid। हम्म, रबर बैंड, अभी यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में रबर बैंड का एग्जांपल पूछ सकते हैं कि रबर बैंड भी तो सॉलिड है, पर जब आप उसको ऐसे ऐसे करते हो तो उसका चेंज हो जाता है शेप। तो रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप। जैसे ही आप रबर बैंड को खींचते हो तो वो फिर से वही शेप में भी तो आ जाता है, राइट। एंड इसीलिए इसका मतलब है कि सॉलिड्स ऑलवेज हैव देयर शेप मेंटेन्ड, वो कभी भी ऐसे अलग नहीं होता है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो इनका क्या रहेगा बच्चों, इसका फिक्स शेप रहेगा कि फिक्स वॉल्यूम रहेगा? क्या रहेगा इसका, फिक्स शेप रहेगा कि फिक्स वॉल्यूम रहेगा? फिक्स शेप रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा, फिक्स शेप नहीं रहेगा एंड फिक्स वॉल्यूम रहेगा, बिकॉज दीज आर लिक्विड्स। एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम रहेंगे एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड एज कंपेयर टू द लिक्विड्स इनके ज्यादा रहेंगे। अगर मैं आपको बात करूं कोलिजन, तो बच्चों जो कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स वो किस में होगा, वो सॉलिड में, गैस में कि लिक्विड में? कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ये आपको सेंटेंस किस में मिलेगा? पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, यस, गैस में मिलेगा। पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर बिकॉज पार्टिकल्स आर सो मच अवे फ्रॉम ईच अदर, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है कि वो एक दूसरे से खाली कोलाइड करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी। एंड कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो कंप्रेशन भी गैसेस का होता है। देखो यहाँ पर
कंप्रेशन गैसेस का होता है। अब जैसे कि मेरे पास सिरिंज है, तो वो सिरिंज से अगर मुझे वो पूरा गैस इकट्ठा है, पर अगर मैं उसको कंप्रेस करूंगी ना तो इतना सा खाली निकलेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस इज हाउ कंप्रेशन वर्क्स। देखो इसमें दिया भी गया पार्टिकल्स। सॉलिड के देखेंगे तो सॉलिड में आपको कोई स्पेस दिखेगा ही नहीं, लिक्विड में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो है स्पेस, एंड गैस में तो भरपूर आपको स्पेस मिलेगा इन केस ऑफ गैस। चलिए अभी नेक्स्ट में जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको हीट करना पड़ेगा। सेम गोज विद लिक्विड को और हीट करोगे तो गैस मिलेगा, एंड अगर उसका उल्टा करना है तो कूलिंग करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट, मैंने आपको कोई एमसीक्यू पूछा था ना, यही है, इसी सेंटेंस के ऊपर है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। कि पार्टिकल्स का कितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उससे हम जज करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। राइट नाउ आई वांट टू आस्क यू कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस अगर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मुझे आपको पूछना है इन केल्विन, तो व्हाट विल यू राइट? हाँ, व्हाट विल यू राइट? इट इज 373 केल्विन। भाईराज ब्लॉक हो जाओगे तुम, स्पैमिंग बंद कर दो, ठीक है? अभी के अभी फिर ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, एंड 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, 273 प्लस करते जाना है। फिर सब्लिमेशन में एग्जाम्पल आता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कपूर का, दैट इज कैम्फर। तो कैम्फर क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उसमें बाकी के एग्जाम्पल्स भी याद रखना, एंड ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरे चैप्टर का। ये आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आता ही आता है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। इसमें से डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो इसको करके जाना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड बनाना है आपको, तो सॉलिड टू लिक्विड बनाना है तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग। इसी का अगर उल्टा करना है तो लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। नाउ लिक्विड टू गैस, तो उसमें वेपर्स होंगे तो वेपराइजेशन, पर अगर गैस टू लिक्विड हो रहा है तो दैट इज कंडेंसेशन, एंड देन गैस टू सॉलिड तो डिपोजिशन, दैट इज सब्लिमेशन का उल्टा। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ओके यहां तक कर लिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड तो वो सॉलिड बनेगा कि वो गैस बनेगा? इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, विल इट बिकम सॉलिड के विल इट बिकम गैस? इसका डायग्राम आया था एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का डायरेक्टली, उसको मार्क करना ही है। क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? वो क्या बनेगा? सॉलिड, किसी का आंसर सॉलिड है, किसी का आंसर गैस है, क्या बनेगा? किसी का आंसर सॉलिड है, किसी का आंसर गैस है, एक आंसर दीजिए, जस्टिफाई और आंसर। अब इसमें मैंने क्या बोला, प्रेशर मैं इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ लिक्विड का। तो लिक्विड का अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो प्रेशर से क्या होगा, ये लिक्विड के सारे जो पार्टिकल्स है वो एक साथ आ जाएंगे, राइट? बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हुआ
तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी एक साथ आ जाएंगे, और अगर सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एकदम ही सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एकदम सॉलिड बन जाएगा। सो इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल get it converted into solid. The correct answer is solid. If I increase the temperature, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, if I increase the temperature of liquid, what will happen? Will it get converted into solid or solid or gas? बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर है गैस, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इफ इट गेट्स इंक्रीजेस तो वो फिर भागने लगेंगे, यहाँ वहां भागने लगेंगे, और जैसे ही वो भागने लगेंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे लिक्विड से। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो वो ज्यादा भागने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो वो सॉलिड बन जाते हैं। Next, give reasons ice at 0 degrees Celsius appears colder to the mouth than water at 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, समझो मेरी बात, दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है बोला है, पर आइस ज्यादा ठंडा लगता है और वही ठंडा पानी इतना ठंडा नहीं लगता है। क्यों? दोनों का मैंने थर्मोमीटर में देखा तो दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, पर आइस ज्यादा ठंडा क्यों है? क्योंकि इसके पास कुछ तो है। क्या है उसके पास? छुपी हुई एनर्जी है, राइट? एंड दैट छुपी हुई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। एंड क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट पूछा है एंड सॉलिड टू लिक्विड वाला है, तो सॉलिड टू लिक्विड वाला लेटेंट हीट इज फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसके पास। आई टेक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन from mouth to melt and therefore we feel more cold than water. Give reason doctors advise to put strips of wet cloth on the forehead of a person having high temperature. अब जब भी हम लोग ये होते हैं, बीमार होते हैं, राइट, हम लोग जब भी बीमार होते हैं तो उसमें भी मम्मी ठंडा जो कपड़ा रहता है वो हमारे सर के ऊपर रख देते हैं, है कि नहीं? तो वो ठंडा जो रहता है वो हम लोग के सर के ऊपर क्यों रखते हैं? बिकॉज ठंडा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी हम लोग का बॉडी हीट है वो, राइट, एंड दैट इज वाई ये चीज होती है। The doctor's advice to put strips of water of wet cloth on the forehead of a person having high temperature, because water absorbs heat from the body to get evaporation and causes cooling, right? Evaporation होगा तो obviously cooling होगा। चलिए next question।
What is matter? Write two properties of solids and two properties of liquids. वैसे तो बहुत सारे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे हैं, राइट? तो आपको तो सिर्फ दो दो बोलना है, सॉलिड्स के दो प्रॉपर्टीज एंड लिक्विड्स के दो प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स के दो प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स के दो प्रॉपर्टीज. ओके, धर्मेंद्र ने लिख दिया है सॉलिड एज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. बराबर है. ऋषिका बोल रही है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन दिस यूनिवर्स. वो एकदम सही. तो डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का भी लिख सकते हो. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एकदम ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं एंड इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से ऐसे ढीले रहते हैं. डेफिनाइट शेप तो नहीं होता. डेफिनाइट वॉल्यूम जरूर रहता है. डेफिनाइट वॉल्यूम बोलोगे तो यस वो मिल जाएगा. सब लोग अपने नोटबुक में लिख रहे हो ना? एकदम बढ़िया. यस, अंकुश, एडुकेटर, किरणजीत, ऋषिका. नेक्स्ट क्वेश्चन. दे हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, नॉट कंप्रेसिबल. हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते पर इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. इफ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इज कमिंग इन योर एग्जाम, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. ये हर साल मतलब ऐसे किसी ना किसी पेपर में दिख जाता है. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट बिकॉज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट बिकॉज इवेपोरेशन में क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया रहेगा ना ये वाला क्वेश्चन. इवेपोरेशन में क्या होता है? हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कॉजेस कूलिंग. जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं. जैसे लिक्विड है तो लिक्विड को इवेपोरेट करोगे तो वो गैस बन जाता है. तो इसमें हम लोगों ने बॉन्ड्स तोड़कर उसको गैस बना दिया जिससे दीज विल हैव कूलिंग इफेक्ट. वाई डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल्ड. फिर से वही वही इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. तो इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. सो ये हमेशा ध्यान में रखना. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, ये आता है एग्जाम में. देखो यही है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. कन्वर्ट 340 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस. न्यूमेरिकल आ चुका है आपके स्क्रीन पर. आपको केल्विन टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है. चलो स्टार्ट हो जाओ. न्यूमेरिकल ऑन योर स्क्रीन. ओके, आंसर्स आ चुके हैं. इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछा है, राइट? तो आप इसमें क्या करोगे? माइनस करोगे.
0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, राइट। तो इसमें उल्टा पूछा है, इसमें आपको 340 केल्विन पूछा है, तो 340 माइनस 273 कर देंगे, जिससे आपको आंसर आ जाएगा 67 डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स आपको भूलने नहीं है लगाने, 67 डिग्री सेल्सियस आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, राइट इट्स टू गैसियस प्रॉपर्टी टू जस्टिफाई इट। मतलब आपको बेसिकली, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ नाम के लिए लिखा है, आपको बेसिकली पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फीचर्स लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के फीचर्स लिखिए, 2 फीचर्स। गलत हो गया? यस, एकदम सही, करेक्ट था। राइट, टू गैसियस प्रॉपर्टीज, तो गैसेस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। इट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, it does not have any fixed volume, its volume becomes equal to the volume of the container. How can we liquefy a gas? Liquefaction of gas के ऊपर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली मैंने एग्जाम में क्या क्या आएगा वही क्वेश्चन पूछा है। तो हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस कैसे होता है, लिक्विफाई ऑफ गैस, गैस को हम लिक्विड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सोचिए जरा। गैस के पार्टिकल्स एकदम दूर दूर, राइट, एकदम दूर दूर, इसी को अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो सारे पास में आ जाएंगे। सो व्हाट डू वी डू, प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर, सारे बच्चे बोल रहे खाली प्रेशर प्रेशर। किरण जी थोड़ा उल्टा लिख दिया है बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज कैसे होगा भाई, सीमा भी डिक्रीज बोल रही है। डिक्रीज इन द प्रेशर, बच्चों अगर आप डिक्रीज करोगे प्रेशर तो वो और फैल जाएगा ना। अगर कोई बिगड़े हुए बच्चे को सीधा करना है तो उसके ऊपर प्रेशर आप करोगे कि प्रेशर नहीं करोगे, कि हाँ हाँ तू कर, बिंदास कर, तुझे पार्टी करनी है कर, तू पार्टी कर। पर अगर आप उसको और बोलोगे कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेगा। इसलिए गैस को आप बोल रहे हो कि हाँ तू भाई और फैल, तो ऐसे नहीं चलेगा, इसको आप और इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर, राइट। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब जाके उसके सारे के सारे पार्टिकल्स थोड़े से एक साथ आएंगे, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज बट टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज। ये फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, शॉर्ट आंसर्स, ये सबके क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि पता है सीबीएसई को कि आप लोग ना भूल जाते हो ये, तो वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, देखो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। कैम्फर disappears if kept in open air for a few days, क्योंकि कैम्फर shows sublimation। फिर आप sublimation का डेफिनेशन लिख दो कि what is sublimation, the process in which solid gets directly converted into gas is called as sublimation। तो camphor has weak interparticle forces of attraction which can be overcome by room temperature and it changes from solid to vapors directly। Wet clothes do not dry easily on rainy days।
ये जो कपड़े होते हैं, जैसे ही वो धुले हैं वो ये होते हैं, राइट, दीज आर गीले, वेट क्लोथ्स, तो वो जल्दी से सूखते नहीं है अगर आप रेनी डेज में सुखाओगे बाहर तो, बिकॉज बाहर सनलाइट नहीं है, राइट, लो सनलाइट है, मतलब टेम्परेचर भी कम है। ऑल्सो जब भी रेनी सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब मॉइस्चर लेवल इज मोर, एंड ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों, इट विल डिक्रीज, एंड दैट इज व्हाई वेट क्लोथ्स डू नॉट गेट ड्राई। ऑन रेनी डेज एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स, एंड इसलिए दे हैव हाई ह्यूमिडिटी, एंड अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिक्रीज्ड। वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डेज, ह्यूमिड डेज में और स्वेटिंग होती है, वाई? We sweat more on humid days because our sweat does not get evaporated easily due to high content of water vapors. Therefore, we sweat more and feel uncomfortable in coastal areas where humidity is high. आपको कभी ऐसा फील हुआ है अगर आप ऐसे कोई एरिया में गए हो जहाँ पे समुंदर हो, अब समुंदर है तो कभी कभी ऐसा भी फीलिंग आता है कि समुंदर है तो ठंडक नहीं आ रही है, उल्टी की गर्मी लग रही है, गरम गरम हवा आ रही है, बिकॉज वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा तो कूलिंग तो नहीं आएगा, राइट, एंड दैट इज व्हाई यू फील मोर हॉट देयर, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी कम होगा। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? ये तो मैं जब भी 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तभी ये बहुत पूछते थे, गिव रीजन हमको, वाई डू आइस फ्लोट ऑन वाटर? नहीं तो क्या होता है, कोई भी हम लोग सॉलिड पानी में डालते हैं तो वो सॉलिड डूब जाता है पानी के अंदर, राइट, अगर मैं कुछ भी ऐसे चॉकलेट भी डालूंगी तो वो डूब जाएगा पानी के अंदर, पर आइस तो सॉलिड है तो भी वो पानी के ऊपर ही रहता है, ऐसा क्यों? बिकॉज आइस का डेंसिटी बहुत कम है, वेरी गुड, आइस का डेंसिटी बहुत कम है, इट इज लो डेंसिटी, वो है सॉलिड पर इट इज लो डेंसिटी वाला सॉलिड, मतलब पानी का ज्यादा डेंसिटी है एज कम्पेयर टू द आइस, एंड इसलिए वो फ्लोट करता है। Why does a gas fill completely the vessel in which it is kept? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आया एग्जाम में, यहाँ पर किसको आया था ये एग्जाम में क्वेश्चन? Why does gas fill the container in which it is kept? ओके, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया था, तो इसमें क्या होगा, गैस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, एंड इसलिए वो हमेशा खुद को फैला के रखेंगे, पूरे ग्लास कंटेनर में फैल जाएंगे, एंड इसलिए उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने के वजह से दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड जितना आप उसको स्पेस दोगे, अगर आप उसको पूरा रूम जितना भी स्पेस दोगे तो भी वो उतना फैल जाएगा, बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गिव रीजन, लेटेंट हीट के ऊपर क्वेश्चन है।
Latent heat of evaporation of liquids A and B is 100 joule and 150 joule per kg. Which one can produce more cooling effect? लेटेंट हीट दोनों का दिया है, किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा पूछ रहे हैं. केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. दो है हमारे पास, लिक्विड्स केस ए एंड केस बी. हाँ, हम लोग फ्री में स्टडी करवाते हैं. केस ए का 100 है, केस बी का 150 है. कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? ओके, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं बी. तो बी हैज मोर heat of evaporation and it will take more heat, therefore it will cause also more cooling. तो इसमें ये ज्यादा है, बी के पास 150 है, राइट. एंड जितना आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा उतना ही कूलिंग इफेक्ट करेगा. तो क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कूलिंग इफेक्ट. तो कूलिंग इफेक्ट भी ये बच्चों ज्यादा देगा बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो ज्यादा. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. केस बी विल बी द करेक्ट आंसर. यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी जो एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को आता है. यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ एंड मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आया भी था व्हेन देयर एग्जाम वाज देयर. इसका आंसर दीजिए. चलो जल्दी जल्दी. ए क्या रहेगा? अब ए क्या बोला है? ए मतलब सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है, राइट. सॉलिड टू लिक्विड मतलब मेल्टिंग या तो फ्यूजन. मेल्टिंग या तो फ्यूजन. बी मतलब लिक्विड टू सॉलिड. लिक्विड टू सॉलिड बन रहा है तो उसमें क्या रहेगा? फ्रीजिंग या तो सॉलिडिफिकेशन. टेक्स्ट बुक में सॉलिडिफिकेशन दिया है तो सॉलिडिफिकेशन ही लिखना है, खुद का कुछ भी नहीं लिखना है. सी में हो रहा है लिक्विड टू गैस, मतलब उसमें आप उसको उबाल रहे हो, राइट, बॉईल कर रहे हो. तो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन. डी, इसमें गैस टू लिक्विड कर रहा है. गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. एंड ई में दोनों प्रोसेसेस हो रही है. सॉलिड टू गैस भी हो रहा है तो सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड भी हो रहा है, डिपोजिशन. क्या सभी को आंसर्स आ गए? देखो ई में आप एक आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज इसमें देखो एरो दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. तो यू कैन नॉट जस्ट राइट कि हाँ ये सब्लिमेशन है या ये डिपोजिशन है. ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस गिवन है ऑन द स्क्रीन. सब्सटेंस ए इज ब्रिटल. सब्सटेंस बी, सब्सटेंस 2 ये वाला melts at 5 degree Celsius and boils at 150 degree Celsius. Substance 3 has high melting point of 800 degree Celsius. Substance 4 has melting point minus 169 and boiling point minus नहीं है वो, boiling point 169 and melting point 169 and boiling point 104 degree Celsius.
ठीक है, रीड कर लिया ये इंफॉर्मेशन। अभी आपको पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस 4 at 150 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस 4 का पूछा है, ठीक है। सब्सटेंस 4 का आपको पूछा है 150 में और 100 में क्या होगा। 150 में क्या होगा और 100 में क्या होगा। अब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 169 है, वो मेल्ट हो जाता है 169 में, तो 150 में क्या होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए, एंड 100 में क्या होना चाहिए। सोच रहे हो। क्या लगता है, सॉलिड लग रहा है कुछ बच्चों को। देखो, substance 4 is liquid at 150 डिग्री सेल्सियस एंड गैस at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, ये बॉईल करने लग जाता है 104 डिग्री सेल्सियस में, राइट। 104 इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं, तो पानी बॉईल अगर 100 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो पहले से गैस फॉर्म में नहीं है। यस, ये पहले से गैस फॉर्म में है। ये पूरी तरीके से गैस फॉर्म निकल जाता है व्हेन इट क्रॉसेस 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा पहले वो गैसेस ऑलरेडी बन चुके होते हैं। तो ये जब भी 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो ऑलरेडी वो गैस फॉर्म में हो जाएगा। एंड ये जो है दैट इज 169, तो 169 से 150 बहुत क्लोज है, तो वो ऑलरेडी अभी 150 आ चुका है। तो 150 आ चुका है एंड 169 में वो कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। सो इट इज फाइनली लाइक starting to become a liquid, right? Starting to become a liquid because it has reached towards 169, 150 में ये पहुंच चुका है। तो substance 4 is liquid at 150 and gas at 100. What is the physical state of substance 1 and 3 at room temperature? ठीक है, 1 and 3 का पूछा है at room temperature। 1 का brittle है and 3 का ठीक है ब्रिटल है। ब्रिटल है तो क्या ही हो गया, वो तो मतलब सॉलिड ही रहेगा ना उसमें। एंड रूम टेम्परेचर बोला है, तो 3 हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। 800 है तो रूम टेम्परेचर में तो इनको कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो वो तो एज इट इज ही रहेंगे रूम टेम्परेचर में, बिकॉज इसमें ये ब्रिटल है, कुछ नहीं होने वाला, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। एंड सब्सटेंस 3 में क्या लिखा है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस आने को बहुत टाइम लगेगा, वो अभी तक तो रूम टेम्परेचर में है। तो रूम टेम्परेचर में नथिंग विल हैपन, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। इसमें आंसर क्या रहेगा, सब्सटेंस 1 एंड 3 आर सॉलिड्स। ये सॉलिड्स ही रहेंगे बिकॉज सब्सटेंस 1 ब्रिटल है, उसका कुछ जिक्र किया नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। एंड सब्सटेंस 3 का लिखा है 800 डिग्री सेल्सियस, तो 800 तो काफी हाई है। ये तो हम लोग को रूम टेम्परेचर में पूछा है। रूम टेम्परेचर मतलब अभी का जो वातावरण है उसमें तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। नेक्स्ट, what is physical state of substance 2 at 100 डिग्री सेल्सियस। substance 2 at 100, ठीक है। substance 2 at 100, तो 2 melts at 5 डिग्री and boils at 150 डिग्री। boils at 150 डिग्री बोला है, ओके। तो 100 में क्या होना चाहिए, 100 में इट विल बी लिक्विड ओनली, क्योंकि 150 में वो बॉईल होता है, तो तब तक तो लिक्विड में ही रहेगा। अरेंज सब्सटेंस 2, 3 एंड 4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये करना था। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो। बच्चों ये वाली जो लाइन मैंने आपको मार्क करवाई थी, ये इसी के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाली लाइन, ये जो येलो बॉक्स दिया है ना, इसके ऊपर अभी केस बेस्ड क्वेश्चन आया कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, और ये तीनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सब्सटेंस 3 का, बिकॉज इसमें 800 डिग्री सेल्सियस है।
तो सब्सटेंस 3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, राइट फिर मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, दैट इज 4 सब्सटेंस, एंड सबसे कम है 2 का, तो इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा 3 देन 4 एंड देन 2। क्या ये बात समझ में आई? बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट से आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी करते हैं। एक मिनट, इसमें को तो कुछ अलग ही लिखा है, एक मिनट। 150 डिग्री सेल्सियस है सब्सटेंस मेल्ट्स एट दिस। हाँ, तो इसमें यही होना चाहिए, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है 800 का, और फिर इसका है दैट इज 169 का, एंड फिर इसका है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 3 4 एंड 2 ही आना चाहिए। 3 4 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the given passage and answer the question that follow based on the passage. Matter is anything that occupies space and has mass. Matter is classified into solid, liquid and gas. In solid state, matter particles are closely packed and have very strong force of attraction. Particles can only vibrate and rotate around fixed position. In liquid state, particles are less closely packed and have strong force of attraction, but less than solids. Particles can move throughout the liquid. In gaseous state, particles are far apart with weak force of attraction. ठीक है, क्वेश्चन अभी देखते डायरेक्ट। An inflated balloon with helium gas goes to upper atmosphere. What will happen? अब आप लोगों ने हीलियम वाला बलून देखा है कभी? देखा ही होगा या यूज भी किया होगा। अभी तो मतलब बर्थडेज में भी वो हीलियम बलून्स लेते हैं। हीलियम बलून और नॉर्मल बलून में क्या फर्क है? हीलियम बलून हमेशा ऐसे ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है, कभी भी नीचे नहीं आता, राइट। हीलियम बलून कभी भी नीचे नहीं आता है। तो हीलियम बलून का क्या है चीज के एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस, सो बलून विल एक्सपांड इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्योंकि वो अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे बलून एक्सपांड होगा। When solid changes into vapors directly predict the strength of the forces. आपको बोला है सॉलिड इंटू ये हो रहा है, वेपर्स हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज के डिक्रीज। सॉलिड इंटू वेपर्स हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज के डिक्रीज। अगर सॉलिड, पहले सॉलिड था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, फिर वो गैस बन गया, मतलब वेपर्स बन गया, तो इसमें डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा तो इसी में थे। फिर वो वेपर्स बने, फिर वो डिक्रीज हुआ, forces of attraction will decrease, strength of the force is weak. Why do we feel more cold after taking bath with hot water? क्योंकि गर्म पानी से फटाफट से और इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज मोर। Why does sea water boils above 100 डिग्री सेल्सियस? अब नॉर्मल पानी में आप बॉईल करोगे ना तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो जाता है, पर सी वाटर, समुद्र के पानी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि समुद्र के पानी में सिर्फ पानी नहीं है, बहुत सारे आयंस भी है।
इट इज बिकॉज सरफेस कंटेन्स बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके अंदर इतने सारे सल्यूट है ना, इतने सारे उसके पास सॉल्ट्स है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। एंड ये हमारा पेपर तो खत्म हो चुका है, पर सेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक दे रही हूँ। आफ्टर ब्रेक वी आर गोइंग टू डू रैपिड फायर राउंड। सो उसके लिए हम मिलेंगे।